देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी पे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस कर लिया हमने, राइट। अगले हमें नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या करना है, देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम देखेंगे, उसके बाद की बाकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है, डालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक चीज ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले हम यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे देखने वाले हैं, जितने भी फॉर्मूले इलेक्ट्रिक डाइपोल पे देखेंगे, सारे फॉर्मूले जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी आएगा, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, बस टर्म्स चेंज होगा। टर्म्स कैसे चेंज होगा, जहां पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट लेने वाले हैं वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट टर्म आ जाएगा, जहां पे हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बस टर्म्स चेंज होंगे, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। तो यहां पे जितने फॉर्मूले हम क्या करने वाले, देखने वाले हैं, वापस से एज इट इज टर्म को चेंज करके फिर से आएगा। तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है इसका। तो अगर हम क्या करें, देखें, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, डाइपोल का मतलब क्या होता है। जब भी हम क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे कि आपस में इंटरेक्ट कर पाए। इंटरेक्ट कहने का मतलब है कि अगर मुझे कहीं पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों की वजह से हो। तो इस पेयर को, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट्स अज्यूम कि इनके बीच का जो डिस्टेंस हो कितना है, L, राइट। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया L। तो ये कॉम्बिनेशन जो प्लस और माइनस Q का है, जब एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे तो वो बोलेगा, कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे हमें टर्म क्या करना होता है, यूज करना होता है, विच इज डाइपोल मोमेंट, राइट, डाइपोल मोमेंट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से। तो P को लिखा जाता है जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q इंटू L। कहीं कहीं पे जनरली इस तरह से Q इंटू 2L लिखा होता है। एनसीईआरटी वगैरह जब तुम पढ़ोगे तो 2L लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, 2L लिया हुआ है। बट मैंने इस तरह से देखा है कई स्टूडेंट्स को कि अगर मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन दिया है कि भाई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 10 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर से सेपरेटेड है, निकालो डाइपोल मोमेंट। तो वहां पे लिखते हैं चार्ज 10 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 और कर देते, जबकि हमें वहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो 2L की का ही पूरा का पूरा क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये बोला है कि दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 सेंटीमीटर पूरा 2L की ही क्या है, वैल्यू है। हमें उसको डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए कि कई बार जल्दी जल्दी में हो ही जाता है वो, हमने ये मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। वहां पे 2L सिर्फ इसलिए माना जाता है ताकि जितने भी डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करें तो ये L और L हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाता है। उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सिंपल ले रहे हैं कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस L है, जो भी मिड का पॉइंट होगा L/2 ले लेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट की अगर क्या करें, बात करें, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। ध्यान ये रखना है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम क्या करोगे, पढ़ोगे, सारे डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव ऐसे लिया जाता है, पर ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर मुझे इसमें डाइपोल मोमेंट क्या करना हुआ, ड्रॉ करना हुआ, तो हम करेंगे इस तरह से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके लिए अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट सीधा हम देख के बता सकते हैं, ये हो जाएगा कुलाम, ये हो जाएगा मीटर। तो हम लिखते हैं कुलाम मीटर, बीच में डैश जरूर लगा देना ताकि सेंटीमीटर से कंफ्यूजन ना हो। तो कुलाम इंटू मीटर लिखा जा सकता है। अब इस चीज का भी क्या करना है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमने एक चार्ज के लिए पढ़ा है। जैसे चार्ज के लिए हमने पढ़ा है कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो सारी चीजें हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं, डाइपोल के लिए भी। बट हम यहाँ पे कोई डेरिवेशन देखने वाले नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो कोई डेरिवेशन वाला पार्ट हम नहीं देख रहे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी चीजें चार्ज के लिए पढ़ा है वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, राइट। एक डाइपोल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल पॉइंट उठा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया इस तरह से सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स से ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L।
जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा इसके सेंटर से मेजर करेंगे। तो लेट से यहां पे एक पॉइंट प्रेजेंट है P और सेंटर से जब हमने डिस्टेंस क्या किया, मेजर किया, तो ये हो गया कितना R। तो ये डिस्टेंस मान लिया कितना R। अब देखो ये माइनस से प्लस, ये है क्या, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये है R। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। तो ये भी ध्यान रखना है कि थीटा मेजर कहां से करना है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और R के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। इस जगह पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट जो आता है वो आता है के पी, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई आर क्यूब। आर स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, क्या होगा, आर क्यूब होगा। जब चार्ज लिखते थे तो आर स्क्वायर था, यहां पे डाइपोल मोमेंट लिखा है, डाइपोल मोमेंट के साथ एक लेंथ मल्टीप्लाइड है, तो डायमेंशनली सही होने के लिए नीचे पे भी एक लेंथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आर स्क्वायर की जगह पे आर क्यूब है। कंफ्यूजन नहीं होना, आर क्यूब ही रहेगा। बट हमसे क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो जनरली ऐसे जनरल पॉइंट पे नहीं पूछेगा, वो दो पॉइंट पे पूछेगा, एक एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। तो अगर इसी को हम दो पार्ट में क्या कर ले देख लें, पहला हम देख रहे हैं किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। एक्सियल पोजीशन का मतलब अलोंग द एक्सिस। तो अगर ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी के एक्सिस में किसी जगह पे अगर हमें क्या करना है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। इनके बीच का डिस्टेंस हो गया कितना, L। इसके सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, R। वहां पे हमें निकालना है। तो अब सोचो इसी पॉइंट को अगर मैं यहां पे ले आऊं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री होगी, और cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। अगर cos 0 की वैल्यू 1 है तो cos स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो हो जाएगा 3 + 1 4, और स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन हो जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। क्लियर है ये, इस तरह से। इसी तरह से अगर हमें क्या करना है, निकालना है कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो प्रेजेंट होगा। तो यहां पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया कितना, आर, राइट, इस तरह से। तो ये हो गया, ये जो पोजीशन होगा ये क्या होगा, इक्वेटोरियल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। इसमें अगर हम कोई पॉइंट लें, लेट्स से यहां पे मुझे क्या करना है, पोजीशन निकालना है, ये हो गया क्या, आर। तो इक्वेटोरियल के लिए यही जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू 0। तो हमने लिखा सिंस cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा √1। अगर √1 है तो हम लिखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये आएगा हमारे पास सिंपल क्या, kp डिवाइड बाई आर क्यूब। और इन्हीं दो फॉर्मूले को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। एक्सियल पे 2kp बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे kp बाई आर क्यूब फॉर सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम ले तो हमें समझ में आएगा एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल है किसका, इक्वेटोरियल का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर सेम डिस्टेंस, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। पर किसके लिए, सेम डिस्टेंस के लिए। क्लियर है ये। इसी तरह से हमें क्या करना है, पोटेंशियल भी देखना है। पहले इसको नोट कर लो, चलो। फिर हमें क्या करना है, साथ में इसके देखना है क्या, पोटेंशियल। तो नेक्स्ट देखना है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अगेन पहले हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट पे। तो किसी जनरल पॉइंट पे हमने क्या कर लिया है, पहले कैलकुलेट कर लिया, पहले जनरल पॉइंट पे हमने निकाल लिया। तो उसी तरह से हम ले रहे हैं कि यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे क्या है, प्लस क्यू है, राइट। सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेट से ये एंगल कितना है, थीटा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है। ये सारे अजम्पशन के साथ है कि जो आर है वो एल से काफी ज्यादा है, ये ध्यान रखना है ना। जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले आ रहे हैं वो सबके सब क्या है, अजम्पशंस, और यही एनसीईआरटी में उतना ही हमको ध्यान रखना है कि ये सारे क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वहां पे तुम क्या कर सकते हो, शुरू में लिख सकते हो कि जो आर की वैल्यू है वो एल से क्या है, ज्यादा है। तो सारे इसी एजम्पशन के साथ है। अब यहां पे अगर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आता है kp cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जनरली जब हम चार्ज की वजह से क्या करते थे, पोटेंशियल लिखते थे, तो क्या आता था, kq बाई आर, यहाँ पे kp बाई आर स्क्वायर है।
तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब था, पोटेंशियल में क्या है आर स्क्वायर। अब इसको भी 2 पॉइंट में निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक क्या हो जाएगा एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी को अगर हम क्या करेंगे निकालेंगे किसके लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे निकालेंगे थीटा की वैल्यू कितनी 90, और जैसे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0। और ऐसा होना भी चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, इक्वेटोरियल पोजीशन में हम चेक कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना एल। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोजीशन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेट्स से कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है। अब जो हमने पॉइंट यहाँ पे क्या किया लिया हुआ है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ये डिस्टेंस इसका उतना ही रहेगा, ये भी डिस्टेंस एक्स, ये मान लिया एक्स तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि इसकी वजह से जितना यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और सिंस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है हमें डायरेक्शन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम सीधा देखेंगे कि कितना प्लस है कितना माइनस है। हमने बोला पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। अब अगर दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या है सेम है प्लस और माइनस, तो नेट पोटेंशियल यहां पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई सा भी पॉइंट अगर हम क्या कर लें तो दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल होगा और नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो बचा क्या बस एक्सियल, और उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है केपी बाई आर स्क्वायर, है ना। इसे भी लिखो, देखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो अगर कहीं पे हमारे पास क्या है डाइपोल है तो उसपे क्या लगता है टॉर्क भी लगता है, कितना लगता है वो हमें क्या करना है निकालना है। तो लेट्स अज्यूम कि हमने यहां पे क्या कर लिया है ले लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं यहां पे ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, शायद मैंने तुम लोगों को क्या किया टॉर्क के टाइम पे पढ़ाया हुआ है, अलग अलग टाइप के केसेस लिए थे, याद करो। जब हम क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन में टॉर्क पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या किया था देखा था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से चीजें देखी थी। तो वहां पे डाइपोल के लिए भी हमने क्या किया था लिया था, याद आ रहा है या भूल चुके हो बिल्कुल, ठीक धुंधली धुंधली कुछ यादें होंगी, हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है, ठीक बस उसी की बात करें। अब अगर हमने क्या किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इस तरह से और लेट से एक डाइपोल हमने क्या कर दिया इस तरह से रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है ना, इस तरह से हमने लिया हुआ है। और इसका जो टोटल डिस्टेंस है इनके बीच का वो ले लिया कितना एल, मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब है ये हो गया कितना l/2 और ये भी कितना हो गया l/2, ये हम ले रहे हैं। और हमें पता है जब भी हम टॉर्क को क्या करेंगे लिखेंगे तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे, तो इसके सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, लेट्स से ये कितना है U। अब हमें देख रहा है कि भाई इनमें फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन पता है ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यही लेके चलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स नेगेटिव की तरफ लगेगा और नेगेटिव पे फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगेगा, है ना। अब इसमें जो फोर्स लगेगा लेट्स से F1 इज इक्वल टू लिखेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे क्या Q इंटू E, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। इसी तरह से इस पे हमने लिखा F2 पर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी Q इंटू E के इक्वल ही होगा। अब दो फोर्स लग रहे हैं, हाँ अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे QE1 लिखते हैं और इसे क्या लिखते हैं QE2, तो फोर्स अपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, तो नेट फोर्स क्या जीरो होता नहीं, और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेट नहीं करेगा। रही बात रोटेशन की तो वो अभी चेक कर रहे हैं। अब हमने सीखा है कि भाई टॉर्क को कभी भी लिखा जाता है तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, यहां पे हम इसके सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, तो हमने यहां पे लिखा टॉर्क अबाउट पॉइंट O, राइट, पॉइंट O के अबाउट। तो दो टॉर्क लिखेंगे, एक इस F1 की वजह से दूसरा F2 की वजह से, बट हमें यह भी पता है कि हमें क्या था लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स को लेना होता है। अब यहां पे हमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, तो एंगल कैसे कंसीडर करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डाइपोल मोमेंट,
बात आ रही समझ में? माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा कितना? थीटा। मैं अगर इसे क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। और मैं लिखूंगा कि भाई ये हो जाएगा F1 cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर F1 sin थीटा। बिल्कुल इसी तरह से इसको अगर हम क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा, F2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? F2 sin थीटा। हमें पता है, हमने ये ऑलरेडी क्या किया, प्रैक्टिस किया हुआ है कि अगर टॉर्क लिखना है तो सिर्फ देखना है लेंथ और लेंथ के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स F1 sin थीटा। तो पहला लिखा टॉर्क 1 इज इक्वल टू लेंथ कितना? L/2 मल्टीप्लाइड बाई F1 sin थीटा। इसे हम लिख सकते हैं L/2 और F1 की जगह पे QE sin थीटा। साथ ही साथ मुझे टॉर्क का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे R क्रॉस F से, कैसा आएगा? इनवर्ड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक और टॉर्क लग रहा है इधर, तो हमने लिखा टॉर्क 2 इज इक्वल टू, वापस से लिखेंगे L/2 और F2 sin थीटा। इसके परपेंडिकुलर वही दिख रहा है, तो हमने लिखा F2 sin थीटा, बट F2 की वैल्यू भी क्या है? राइट, QE है, तो हम लिखेंगे L/2 QE sin थीटा, और डायरेक्शन इसका भी इनवर्ड। राइट, R क्रॉस F करेंगे तो ये भी क्या आएगा? इनवर्ड ही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों जो टॉर्क दिख रहे हैं वो इक्वल दिख रहे हैं और सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? नेट टॉर्क जीरो नहीं, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब रोटेट करेगा। राइट, रोटेट कर सकता है, तो अपने से क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अच्छा, हम जब जब रोटेट करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कराएंगे, है ना? हमें पता है कि इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, जैसे ही खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, एंगल की वैल्यू क्या करना चाहेगा? कम। पर हम जब फोर्स लगाएंगे तो हम एंगल को हमेशा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तभी तो हम कह सकते हैं कि हमने जो वर्क किया वो एनर्जी में स्टोर हो गया है। कितनी एनर्जी में स्टोर हुआ अभी हम उसको भी देखने वाले हैं, बट उससे पहले दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, तो नेट टॉर्क अगर हम लिखेंगे तो कितना जाएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर हम दोनों को क्या करें? ऐड करें, तो यहां पे L/2 QE sin थीटा और यहां भी L/2 QE sin थीटा, कितना हो जाएगा? LQU sin थीटा, LQE sin थीटा। इसको थोड़ा सा सही से रीअरेंज करें तो Q इंटू L को क्या लिखा जा सकता है? P। इस टर्म को लिखा जा सकता है क्या? P। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इसे लिख रहे हैं टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा PE sin थीटा। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ये आ गया नॉर्मल इस तरह से, P दे दिया, E दे दिया, थीटा दे दिया, तो इतना टॉर्क इस पे लगेगा। बट अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। राइट, ये भी हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। समझ में आया ये? अब हमें पता है, इससे पहले हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं कि भाई इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, ये नीचे जाएगा, हम फोर्स लगाएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स क्या करेंगे? लगाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगा। बिल्कुल उसी तरह से इसको अगर हम छोड़ दें तो ये ऐसे रोटेट करेगा। राइट, इस तरह से रोटेशन करेगा, जब ऐसे रोटेट करेगा तभी तो टॉर्क अंदर के साइड है। हम जब टॉर्क लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, उल्टा, और हम जब क्या करेंगे? वर्क करेंगे, तो इस पे एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा, एनर्जी बढ़ेगी। हमें देखना है कितनी बढ़ेगी। तो अगला टॉपिक हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल, है ना? पहले इसको नोट करो। फॉर डाइपोल, अब यहां पे थोड़ा सा क्या करना है? केयरफुल रहना है कि उसने पोटेंशियल एनर्जी कैसे पूछा हुआ है, फोर्स हमने लगाया हुआ है या जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जनरली लिखते हैं क्या? -F.dr। लेकिन वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स कौन सा होता है? कंजर्वेटिव। हम जब फोर्स लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? अपोजिट। तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? जो F एक्सटर्नल होगा कंजर्वेटिव के अगेंस्ट होगा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? F.dr। तो F जो है वो क्या है? एक्सटर्नल, और एक तरीके से F.dr वर्क डन भी होता है। तो हम कहेंगे कि भाई जितना हमने वर्क किया है उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? या इंक्रीज होगी। तो क्या एग्जैक्टली पूछा है उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या करना है? केयरफुल रहना है। तो यहां पे प्रॉपर हमें लिखना चाहिए du इज इक्वल टू -t और ये टाउ कंजर्वेटिव डॉट डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा। कैसे? -F.dr है। समझ में आ रहा है? F के जगह पे हम टॉर्क लिख सकते हैं,
राइट, सिंपल टॉर्क लिख दे रहा और dr की जगह पे d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी फॉर्मूला है। बट हमें ये भी पता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे, हम टॉर्क लगाएंगे, तो वो क्या होगा, इसका माइनस होगा। तो यही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टॉर्क एक्सटर्नल इनटू डी थीटा। और अगर हमें पूरा क्या करना है, देखना है कि कितना एनर्जी चेंज हुआ जब हमने क्या किया, टॉर्क लगाया। हमने जब टॉर्क लगाया तो हम लिमिट रख देंगे कहां से कहां, θ1 से θ2, और हम ले लेंगे कि भाई 0 से u इतना चेंज हुआ है, या du या ua से u2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीका हो सकता है। अब रिकमेंडेशन ये है कि तुमको इस फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स जितने आए हैं, नीट में आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, वो तुमको सॉल्व करना है। यहां से तुमसे बोलेगा कि 30 डिग्री पे था, हमने क्या किया, उसको 60 डिग्री तक रोटेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है अभी हमने जो क्या किया देखा है, उसको ध्यान से समझना है तुम्हें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। इस तरह से हमने क्या किया है, एक डाइपोल को रखा है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये एंगल थीटा है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर पे और इस पे फोर्स लग रहा है इधर। तो एक तरीके से ऐसे है कि ये डाइपोल ऐसे रखा है, इसको इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर खींचा जा रहा है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स पे फोर्स लगाएगा तो एंगल क्या करेगा, कम करेगा। भाई जब इसको खींचेंगे तो एंगल क्या होगा, कम होगा। तो एंगल कम कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। हम एंगल को बढ़ाएंगे, हम इसको उल्टा लाने की कोशिश करेंगे। तो θ1 से θ2, तुमसे क्वेश्चन बोलेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री कर दिया, बताओ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, या बोलेगा कितना वर्क डन किया। भाई जितना हमने वर्क डन किया होगा उतनी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है ये। तो रिकमेंडेशन ये है कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तुमको यहां से क्या करना है, सॉल्व करना है। बट अगर हम क्या करें, फॉर्मूला ही निकालना चाहें कि इन जनरल बिना लिमिट के एक फॉर्मूला निकालें, तो हम यहां पे सीधा लिख सकते हैं du इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। हमने क्या किया, लिखा हुआ है बिना किसी लिमिट के। हम यहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। टॉर्क को क्या फॉर्मूला क्या है, अभी जो है पीई साइन थीटा, तो इसकी जगह पे हमने लिखा पीई साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से हम क्या करें, डी को लिख दे रहे हैं यू, पीई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। ऐसे हमें पता है कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्लियर है ये। ऐसे अब एक ही समझो, न्यूमेरिकल्स अगर कभी भी पूछेगा, मैंने तुमको बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर बोलेगा 30 से 60 कर दिया है, 0 से 90 कर दिया है, प्लीज इसको यूज मत करना, इसको यूज नहीं करना। ये इनडेफिनेट करके निकाला हुआ है। तुमको क्या है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और वहीं से क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पे हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया हुआ है, इनडेफिनेट किया हुआ है बिना किसी लिमिट के। ये हमारे पास फॉर्मूला। बट हाँ, इसके बेसिस पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम यहां पे होगा, राइट, किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। सिंस हमें पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कहेंगे कि ये नेट फोर्स कितना है, 0। तो एक तरीके से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर हम क्या करें, देखें तो पहला हमें मिलेगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ याद आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगा बेटा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब यहां पे थीटा 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस पीई विच इज मिनिमम, और ये रहेगा स्टेबल में। समझो, ये तब जब इसको ऐसे रोटेट कर दें, यहां पे प्लस रहेगा, इधर पे माइनस। और तुम खुद समझो, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, राइट, और ये सीधा ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम क्या करें, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव खींच रहा है। तो ये कंडीशन ऐसी हो गई कि इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो ये क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल का मतलब क्या था कि अगर मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करें तो वापस मीन पोजीशन पे आएगा। सोचो, हम दोनों तरफ से पर खींच रहे हैं, अगर इसको किसी ने ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब किया तो हम इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तो वापस अपनी जगह पे आएगा। अगर ये इधर चला गया और फिर से हम खींचे तो वापस अपनी जगह पे आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या होता है, कंडीशन होता है कि जब वापस इसको खींचा जाता है तो अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लो हल्का सा डिस्टर्ब किया, खींचा, ये मीन पोजीशन पे आएगा, पर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से रोक नहीं पाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये क्या करेगा,
एसएचएम तब करेगा जब थीटा कम हो, अदरवाइज क्या करेगा, ऑसिलेट। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ये दूसरा एसएचएम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बताया था ना पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो एसएचएम आएगा, एक और आ चुका है ऑलरेडी, वो रिंग। बड़ी कमजोर मेमोरी है, भूल गए थे, वो रिंग के लिए देखा था बिल्कुल वो। तो यहां भी क्या करेगा, टाइम पीरियड पूछेगा। दूसरा हम यहाँ पे, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे तुमको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वगैरह भी मिल जाए। इसमें हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखें तो इसमें ये है, पर उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि अगर हम उसको क्या करें, कैसे भी डिस्टर्ब करें तो अपनी जगह पे ही रहेगा। पर यहाँ पे तुमको ऐसा मिलेगा नहीं, तुम अगर इसको ऐसे रिलीज करोगे, यहाँ पे छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पे आएगा, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे सेकंड केस नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा जब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 180। 180 कब होगा, जब इसको घुमा के ऐसे रख देंगे, समझो। तो पॉजिटिव चार्ज डाइपोल का इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और डाइपोल का डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? तो इनके बीच का जो एंगल होगा कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस और cos 180 का माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, PE। और ये कैसा है, मैक्सिमम। क्या मतलब होता है मैक्सिमम का, कि अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो ये पूरा घूम जाएगा। अब समझो हो क्या रहा है, ये हमारा, अगर हम क्या करें, इस तरह से देखें कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल को हम ऐसे रखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा, है ना, दोनों के बीच का 180 डिग्री। अब इस पे अगर मैं क्या करूं, फोर्स देखूं, तो मुझे पता है इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स इस तरह से लगेगा। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द, या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें पहले जो स्टेबल में फोर्स पुलिंग नेचर का था, अब ये पुशिंग नेचर का है। ये भी इधर से फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लगा। अब तुम सोचो, तुमने एक रॉड को बिल्कुल ऐसे पुश करके ऐसे दबाया, ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये हल्का सा भी डिस्टर्ब हुआ तो ये पूरा घूम जाएगा, वापस आएगा क्या, नहीं। तो दोनों साइड से हमने इसको क्या कर रखा है, इक्वल फोर्स ऐसे पुश कर रखा है, वैसे दबा के रखा हुआ है ना, मीन पोजीशन पे है। हल्का सा भी घूमा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, घूम के रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पुल करके रखते, हल्का सा डिस्टर्ब करते, फिर से पुल करते, तो वापस अपनी जगह पे आता, आधा है नहीं आता। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, अनस्टेबल पोजीशन में। देखो बेटा कहां गया, इसको समझ में आया ये, इस तरह से। तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां जो हमें मिल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें इसका क्या कर सकता है, ये वो कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, तो उसका पूछेगा टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है इस एसएचएम का टाइम पीरियड, है ना। पहले इसको लिखो, बार बार ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला इसी को यूज करना क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। देखो फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया कि भाई अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है और उसको मीन पोजीशन से हम डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आएगा और वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। हमें इसका क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टॉपिक डालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वापस से मैं डायग्राम नहीं बना रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का हम डायग्राम चाहे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो सबसे पहले टॉर्क में हमने क्या क्या देखा है। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि जैसे हम उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो वापस इसको अपनी जगह पे लाएगा। तो अगर हम यहां पे क्या करें, रीस्टोरिंग टॉर्क लिखें, राइट, दो टाइप के एसएचएम होते हैं, लीनियर जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और दूसरा एंगुलर जिसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। तो यहां पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जस्ट बिकॉज रीस्टोरिंग है इसलिए मैं माइनस लिख रहा, फॉर्मूले में माइनस माइनस कुछ नहीं आता, जस्ट बिकॉज वो रीस्टोरिंग है सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, माइनस लिख दिया, है ना, वापस अपनी जगह पे लाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने क्या किया अभी सीखा है, PE sin थीटा, माइनस PE sin थीटा फॉर्मूला नहीं होता है, रीस्टोरिंग है इसलिए क्या लिखा हुआ है, माइनस। ये हो गया वन। अब अगर थीटा बहुत ज्यादा हुआ तो ऑसिलेशन होगा, लेकिन अगर थीटा कम हुआ तो एसएचएम होगा। तो हम कहेंगे इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा अगर छोटा होगा तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इसको यहां पुट कर देंगे तो यही टॉर्क हो जाएगा माइनस PE थीटा, इक्वेशन नंबर 3। हमें यह भी पता है कि टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है I अल्फा, तो यहां से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं जो अल्फा हो जाएगा माइनस PE बाई I इंटू थीटा।
अब जिस तरह से यहाँ पे अल्फा हमने लिखा है, इसी तरह से हम कहते हैं कि अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी के कंपैरिजन में कर सकते हैं। ए की जगह पे आर अल्फा और एक्स की जगह पे आर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 5 किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 6 के इक्वल है। दोनों को कंपेयर करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे पीई बाई आई है, तो इसका मतलब हुआ ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पीई बाई आई। फर्दर ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिखा जा सकता है, तो यहां से जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई आएगा। ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। अब यहां पे जो टी है वो तो क्या निकाला है हमने? टाइम पीरियड। राइट, जो टी निकाला है वो निकाला है हमने टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे है तो यहां से पहले ऊपर जाना, फिर मीन पोजीशन पे आना, फिर नीचे जाना और वापस यहां तक आना, ये कहलाएगा वन कंप्लीट साइकिल। अगर ये मीन पोजीशन नहीं बल्कि एक्सट्रीम से शुरू होता है तो यहां से मीन तक जाना, नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाना, फिर मीन तक आना और वापस से एक्सट्रीम तक आना, ये हो जाएगा वन साइकिल। और उसमें जो भी टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस या वाइब्रेशनल एक्सिस या ऑसिलेशन एक्सिस बोल सकते हैं, जहां से ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अब एक चीज समझना है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या करेंगे, बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरा माइनस क्यू चार्ज होगा। इसका मास हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा, सेम भी हो सकता है, अलग हो सकता है, बट चार्ज तो क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। अब यहां से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? L/2 दिया है, ये डिस्टेंस L/2 दिया है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हमने सीखा है। अरे सीखा है नहीं सीखा है? राइट, m1 L1 स्क्वायर प्लस m2 L2 स्क्वायर, ऐसी सीखा है। तो यहां पे कोई रॉड जैसा केस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बोले कि एक एंड से ऑसिलेट कर रहा है तो इस मास के लिए कितना? 0, और ये मास कितने डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, उसी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस या वाइब्रेशनल एक्सिस। ऐसा मैं इसलिए बता रहा क्योंकि आगे जाके जितने फॉर्मूले आज हमने क्या क्या सीखे हैं, जो भी डिराइव किए हैं चाहे नहीं किए हैं, इन्हीं को एज इट इज लगाएंगे मैग्नेटिक डायपोल के। वहां पे कोई डेरिवेशन कुछ भी हम नहीं देखेंगे, क्या क्या चेंज कर देंगे। टी की जगह टी रहेगा, आई की जगह आई रहेगा, पी की जगह एम मैग्नेटिक मोमेंट, ई की जगह पे बी मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना चेंज होगा। बट जब हम एक मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट जो होता है वो रॉड होता है। मैग्नेट क्या होता है? रॉड। जबकि हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल चार्ज यहां पे है, एक इंडिविजुअल चार्ज यहां पे है, बीच में कोई मास। पर मैग्नेट की जब बात करते हैं तो रॉड होता है। अगर वो मैग्नेट मिड पॉइंट से क्या हुआ? रोटेट हुआ, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², और अगर वो एक एंड से ऑसिलेट हुआ तो 1/3 ml²। याद आ रहा है? ये डिफरेंस रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इसलिए मैं बार बार इस पे क्या कर रहा, फोकस कर रहा कि कैसे लिखना है। जल्दी जल्दी में सेम मत कर देना। जो P है वो क्या है? राइट, डायपोल मोमेंट, और जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाता है हमारे पास क्या? टाइम पीरियड। याद रखना है 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई, और आगे जाके पढ़ेंगे 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। इतने फॉर्मूले तुमको क्या करने, ध्यान रखने। अब इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो पार्ट है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इसको सही से पढ़ लिया तो मैग्नेटिज्म भी आधा पार्ट तो तुम्हारे से तुमसे बन ही जाएगा। जितने फॉर्मूले तुमने यहां पे पढ़े, केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो वहां पे हो जाएगा के के जगह यहां पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे कांस्टेंट क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर पढ़ा हुआ है तो याद होगा क्या कांस्टेंट? म्यू नॉट बाई 4 पाई। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, वहां पे म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी। बस P के जगह पे क्या लिख देंगे? M डिवाइड बाई, तो वहां पे हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला आज पढ़ा है KP अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई आर क्यूब। वहां पे K का मीनिंग अलग हो जाएगा, P के जगह पे M आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। टॉर्क पढ़ा है हमने क्या? PE साइन थीटा, वहां पे आ जाएगा MB साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है माइनस PE cos थीटा, वहां पे माइनस MB cos थीटा।
इसलिए मैं कह रहा इसको सही से पढ़ना है। अगर इनको पढ़ लिया तो वहां पे जितना मैग्नेटिक मोमेंट का या मैग्नेटिक डायपोल का क्वेश्चन होगा वो भी बन जाएगा। क्लियर है ये? चलो इसको नोट करो बेटा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस तरह का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ये बोला है जो साइड है वो कितना है, L है। इसके वर्टिसेस पे इस तरह से चार्ज रखा है, यहां पे रखा है चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q और यहां पे -2Q रखा हुआ है। तुमसे क्वेश्चन पूछा है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, निकालो जरा, चेक करो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, अगर तो लिख दूं तो मुझे यहां पे दिख रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक डाइपोल ये हो गया, दूसरा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये डाइपोल नहीं है। अब मुझे पता है कि जो डाइपोल है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेट से ये P है तो ये भी कितना होगा P, रीजन दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है ना, तो दोनों क्या है P और P, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम यहां से लिखेंगे जब दो वेक्टर क्वांटिटी 60 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है √3। ये तो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ P, और P की वैल्यू कितनी होगी Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना L, तो हो जाएगा √3QL। इतना हो जाएगा नेट डाइपोल। क्लियर है ये? एक क्वेश्चन और लिखना है, find the work done in rotating an electric dipole from 0 degree to angle theta full stop, where angle is between dipole moment P and electric field E करो। 0 से लेके थीटा तक लेट से W वर्क किया हुआ है, तो W इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क की जगह पे क्या लिखेंगे PE sin थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। PE बाहर निकलेगा क्योंकि सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा लिमिट 0 टू थीटा। तो मैं लिख रहा माइनस PE और अपर लिमिट लिखेंगे तो cos थीटा माइनस cos 0 की वैल्यू 1, और माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन हो जाएगा PE, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। अगर सेम क्वेश्चन पूछता फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो भी आंसर क्या होता, सेम होता। क्लियर है ये? चलो कर लो जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या कर लेना, देख लेना तुम लोग, जो मैंने वो क्या है बुक देखा उसमें वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं उसमें, है ना, पर इसी फॉर्मेट में था। एक क्वेश्चन और लिखना है, two particles having equal and opposite charge, Q and minus Q, and having equal masses M, are fixed at the ends of a light rod of length L,
of length L. Full stop. One end of the rod is clamped. One end of the rod is clamped. Clamp कर दिया गया मतलब fix कर दिया गया. And the other end is slightly displaced. Other end is slightly displaced. Find the time taken by the rod. Find the time taken by the rod to restore to its original position. To restore to its original position. करो. और वर्ड यूज किया हुआ है लाइट. क्या मतलब है इसका? रॉड का मास हमें क्या करना है? नेग्लिजिबल लेना है. मासलेस रॉड है. अब इसमें बोला हुआ है कि इसके दोनों एंड पे हमने मासेस को इस तरह से लगा दिया है, एक में प्लस और एक में माइनस चार्ज है. लेट्स से ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है. और इसको हम सेंटर से नहीं बल्कि वन एंड से हमने क्या किया? क्लैम्प कर दिया ऐसे. अब एक एंड को हमने क्या किया? डिस्प्लेस किया. तो इसमें ये बोल दिया हुआ कि लेट्स से इसको हमने क्लैम्प कर दिया और एक एंड को हमने क्या कर दिया? ऐसे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे यहां पे. तो बोला इसको रीस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? वापस आने में. ध्यान देना बेटा, यहां से अगर ऐसे ऑसिलेट करते यहां से यहां तक जाना, फिर इधर जाना, वापस आना और यहां तक आना, तो होता है एक कंप्लीट साइकिल. पर रीस्टोर होने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? T/4. ऑप्शन दोनों रहेंगे, है ना. कंप्लीट टाइम पीरियड जो है उसका भी फॉर्मूला और क्वेश्चन आया हुआ इस तरह से. सिर्फ बोला है कि अगर हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो रीस्टोर मतलब वापस आने में टाइम कितना? यहां तक. तो कितना होगा? ये कंप्लीट साइकिल का 1/4 पार्ट है. तो टाइम कितना? T/4. ये हमें आंसर देना है. अब अगर हम टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? T/4. और T का फॉर्मूला 2 पाई है. 2 पाई का 1/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? π/2 √I/PE. बट इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है. आंसर इस फॉर्मेट में नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में I, P ये सब नहीं दिया हुआ है ना. क्वेश्चन में क्या दिया है? M दिया है, L दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है. शायद मैं नहीं लिखा पाया हूं, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाया क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा, उसमें फॉर्म में दिया हुआ है. तो हम निकालेंगे यहां से π/2. अब I की वैल्यू क्या लिखूं मैं? राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ये जो M है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है? L पे. तो क्या लिख देंगे? ml². तो ये सिंपल हो जाएगा ml², है ना. किसी के रॉड में ये तो नहीं आ रहा सर 1/3 होना चाहिए? 1/3 नहीं होगा. रॉड कैसा है? मासलेस. P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू L इंटू E. तो यहां से L से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा T = वो आ जाएगा कितना? π/2 √ml/QE. ml डिवाइड बाई QE. इतना टाइम लगेगा. तो ध्यान रखना इस बात का कि क्या पूछा उसने. टाइम पीरियड पूछा है कि क्या पूछा है. एक क्वेश्चन और लिखो जरा, इसको नोट कर लेना. एक क्वेश्चन और लिखो. A sample of HCl gas is present in electric field. 3 into 10⁻³ Newton per coulomb. Present in electric field 3 into 10⁻³ Newton per coulomb. हाँ, -30 लिखा हुआ है. Full stop. If the dipole moment of one HCl molecule is 2 into 10⁻⁴ coulomb meter, then find the maximum torque acting on it. Find the maximum torque acting on it. का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा. टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा की वैल्यू क्या हो?
तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, पीई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। पर ये क्वेश्चन क्यों दे दिया मैंने इसके जस्ट बाद, क्योंकि मुझे पता है तुम इतने के बाद दिमाग लगाओगे बहुत ज्यादा। यही हुआ, हाँ, पर दे क्यों नहीं रहे थे, समझो इस चीज को। यहां पे जो क्वेश्चन था वो लग रहा था कि हाँ सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट, पर यहां पे क्या था, हमें दिमाग लगाना पड़ता। इसके बाद बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि तुमको क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना। और हमें पता है भाई साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। बट कुछ लोगों ने आंसर लिया है, कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। जिन लोगों ने आंसर लिया है वो भी नहीं दे रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। कहीं लिखा है क्या कि जितने ट्रिकी क्वेश्चन होंगे एक साथ होंगे? यही तुम्हारे एग्जाम के साथ होता है, यही तुम्हारे एग्जाम में होता है। इस चीज को समझो, पैटर्न को समझो। वो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी कर सकता है, बहुत टफ, ट्रिकी और बिल्कुल इजी दे सकता है। कभी भी पेपर ऐसा नहीं आएगा बेटा, कभी पेपर ऐसा नहीं आएगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, जो बिल्कुल पूरे 50 के 50 क्वेश्चन इजी हो या पूरे 50 के 50 क्वेश्चन टफ हो। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूं, जनरल पैटर्न में यह बोला जाता है कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन टफ आए हैं, बाकी मीडियम और मीडियम उसके आए हैं, लेवल के आए हैं या फिर इजी लेवल के आए हैं, तो ओवरऑल पेपर कहलाता है इजी। अगर 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ आए हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है या गलत हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो पेपर का लेवल मॉडरेट कहलाता है। और अगर 7-8 क्वेश्चन टफ आ गए या 9 क्वेश्चन टफ आ गए, वो टफेस्ट पेपर कहला जाएगा। इस बार भयंकर टफ पेपर आया था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पेपर जो बहुत टफ रहेगा, जिसको एक्चुअल टफ बोला जाएगा। स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता पेपर इजी था या टफ था, स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता पेपर इजी आया था या टफ आया था। उनको तो कुछ भी लग सकता है यार। जो इंसान नहीं पढ़ा है, जिसको सोचो डायपोल का फॉर्मूला ही नहीं पता कि टॉर्क क्या होता है, कैसा होता है, टॉर्क कितना लगता है, तो उसके लिए तो पी दे दिया जाए, क्या ही फर्क पड़ना है ना। तो पेपर टफ आने का मतलब है मैक्सिमम कितना क्वेश्चन देगा। मान लो 10 क्वेश्चन टफ देगा, फिर भी तुम्हारे हाथ में कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। तुम्हें अपना फोकस किस पे करना है, 40 पे करना है। अगर शुरू के 5 क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बने तो ये समझ लेना है कि हो सकता है 5 क्वेश्चन एक साथ आ गए टफ वाले। उसके डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि यार शुरू के 5 नहीं बने, आगे नहीं बनेंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जिस बार 10 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे ना जो बिल्कुल पसीना छुड़ा दे या फिर लगेगा कि हाँ सॉल्व करने हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो पेपर टफ कहला जाएगा। टफेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन फिर भी तुम्हारे हाथ में। और क्वेश्चन को क्या कर सकता है, ऑसिलेट करा सकता है। अचानक से बिल्कुल टफ था, फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब तुम यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, तो इतना सिंपल होने के बावजूद कि मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, निकाल भी ले, पर कुछ ट्रिकी होगा। नहीं है यार, कुछ नहीं है। जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी डाला जाए। अपना दिमाग बिल्कुल फोकस्ड रखो और बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, संतुलित दिमाग से सोचो यार कि क्या पूछा हुआ है उसने। राइट, बिल्कुल उससे पूछो कि क्या पूछा हुआ है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही से पकड़ लोगे कि उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन सही से पढ़ लोगे ना, बस हो गया काम। गलती क्या होती है, पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ रहे। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो, क्या पूछा है, और अपने पे भरोसा रखो। बिल्कुल सिंपल सा है। हालांकि यहां पे जो मैंने वैल्यू दी बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। डाइपोल मोमेंट एक एचसीएल गैस के लिए इतना ज्यादा नहीं हो सकता है ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार डाइपोल मोमेंट सॉरी टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू भी क्या हो, मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और थीटा 90 रहेगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्लियर है ये? और इतना ही लगेगा, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन भी तुम बोल नहीं सकते नहीं सर इतना क्वेश्चन थोड़ी ना आसान आएगा, क्योंकि पता है कि करना क्या है। इस क्वेश्चन को एक बढ़िया क्वेश्चन के जस्ट बाद में रख देना है, ऑलरेडी अपने आप ही टफ बन गया तुम्हारे लिए। देने को कुछ भी दे सकता है ना, देने को कुछ भी दे सकता है। मैंने एक इस तरह से स्टोरी सुनी है, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए वो नहीं हूं कि ये स्टोरी सही है कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड चलते रहते हैं, राइट, उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब उसी तरह का फॉरवर्ड है। पर मैंने ये सुना हुआ है कि किसी पर्टिकुलर आईआईटी में, मैं डिस्क्लेमर बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि सही कि गलत, पर मैंने ये सुना हुआ है कि किसी आईआईटी में जस्ट पहली क्लास है ना, बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, अच्छा कंपटीशन निकाल के गए। और ये तब की बात है जब बहुत कम आईआईटीज थे, ऐसा नहीं कि आईआईटी ढोलकपुर भी है सब इस तरह से, कुछ ऐसा नहीं, प्रॉपर थे। तो कंपटीशन काफी तगड़ा था और वो पहली क्लास थी बिल्कुल आईआईटी में। और टीचर क्लास में आता है और बोलता है क्वेश्चन सिंपल दिया, व्हाट इज 2 + 2, और ऐसा करके सॉल्व करने के लिए बोला। अब 5 मिनट 10 मिनट, अब बच्चों को ये लग रहा है कि आईआईटी की क्लास चल रही है यार, थोड़ी ना टीचर 2 + 2 4 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। वो बिल्कुल उसको कोई बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, कोई राइट उसमें क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर खोज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ये अजीबोगरीब से। मैथ सिंपल चीज है,
ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट में चलता है, आलतू फालतू इधर उधर वो करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। दिमाग को थोड़ा सा क्या रखना है, काबू में रखना, कंट्रोल में रखना है, और अपने भरोसा रखना है कि क्या पूछा है उसको पढ़ो, एक नहीं 2 बार पढ़ो उसको। समझ में आई है? ये गलती नहीं करना है। क्लियर है? कुछ कुछ और क्वेश्चन है, पीवाईक्यू लगा लेना। कल हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 दिन का क्लास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम में मिला के। क्लियर है ये? तो फ्राइडे और सैटरडे अपन कंप्लीट हो जाएंगे इस चीज से। क्लियर? प्रैक्टिस करते रहना है। और कंप्लीट 11th आने वाला है इस बार, कट ऑफ लिखा हुआ है, नए स्टूडेंट के लिए 101, पुराने के लिए 121। पूजा सही से किया होगा तो आ जाएगा। चलो, थैंक यू।